हम इस फंक्शन का उल्टा फंक्शन बनाते हैं। हम इस फंक्शन का उल्टा फंक्शन बनाते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो डिस्टेंस टू इनपुट की तरह ले और टाइम आउटपुट की तरह थी। वन इनपुट पे वन ही आउटपुट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। और अगर ऐसा है, मान लो मेरा एक फंक्शन है, वो एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट दे रहा है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन। कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड दो एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, एग्जांपल नंबर 15 और एग्जांपल नंबर 16। ये दोनों एग्जांपल करते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 15 जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसके अंदर क्या रखा है, एक एफ फंक्शन है, एक एफ फंक्शन है जो एक सेट 2 3 4 5 से बना हुआ है 3 4 5 9 पे, ठीक है ना। एक जी फंक्शन बता रखा है, एक जी फंक्शन है जो सेट 3 4 5 9 से बना हुआ है 7 11 15 पे। अब आप समझ सकते हो, ये तो मेरा एक तरीके से ए सेट हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया मेरा बी सेट। एफ जो है वो ए से बी पे बना हुआ है, और जी जो है वो इसी बी से, ये सेम बी हो गया, ठीक है ना। जी मेरा बी से सी पे बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आपको बता रखा है F2 इक्वल टू 3 है। F2 इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? F2 इक्वल टू 3 का मतलब है, जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जब 2 डाला था, ये जो है ये एफ का इनपुट का सेट है, जो है फंक्शन उसका इनपुट का सेट है। इससे इनपुट डालेंगे मशीन के अंदर, ठीक है ना, और ये आउटपुट का सेट है, इसके अंदर आउटपुट निकलेंगे, ठीक है ना। जो फंक्शन है उसके अंदर जब 2 डाला था इनपुट वाले सेट से, तो आंसर 3 आया था। ये मतलब है F2 इक्वल टू 3 का। फंक्शन आपको बता नहीं रखा, फंक्शन ऐसे नहीं बता रखा कि फंक्शन x+1 है कि x² है, क्या है फंक्शन वो नहीं बता रखा। बस इतना बता रखा है F2 इक्वल टू 3 है। इसका मतलब है फंक्शन जो भी होगा उसके अंदर जब मैंने इनपुट वाले सेट से 2 डाला तो आउटपुट के अंदर 3 मिला। ये F2 इक्वल टू 3 का मतलब है, ठीक है ना। अब दूसरा आपको जो बता रखा है वो बता रखा है, कह रहा है कि F3 इक्वल टू 4 है। F3 इक्वल टू 4 का भी मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। F4 इक्वल टू F5 इक्वल टू 5 बता रखा है, ठीक है ना। और इसके आगे आपको बता रखा है जी के बारे में। जी के अंदर क्या रखा है, G3 इक्वल टू G4, G3 इक्वल टू G4 इक्वल टू बता रखा है आपको 7, ठीक है ना। और G5 G9 11 बता रखा है, G5 और G9 ये 11 बता रखा है, ठीक है ना। आपको बोला है GF निकालना है, आपको GF निकालने को कह रहा है। एफ एक फंक्शन बना रखा है जो किसी ए सेट से बी सेट पे बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, ठीक है ना। फंक्शन ए सेट से बी सेट पे बना हुआ है, और जी फंक्शन बता रखा है, जी फंक्शन बता रखा है, जी फंक्शन बी से सी पे बना हुआ है। आपको एक जी एफ फंक्शन बनाना है जो सीधा ए से सी पे बनाना है, समझ गए ना। ये जो जी एफ फंक्शन आप बनाओगे, जी एफ फंक्शन ए से इनपुट लेगा, जी एफ फंक्शन ए से इनपुट लेगा, ए से इनपुट मतलब इस वाले सेट से इनपुट लेगा, ठीक है ना। और आउटपुट सी के अंदर देगा, मतलब इस वाले सेट के अंदर इनपुट देगा। हमारा जी एफ फंक्शन इस सेट से इनपुट लेके सीधा इस सेट में आउटपुट देगा, ठीक है ना। अब क्या इनपुट लेने पे क्या क्या आउटपुट देगा वो बताना है। जी एफ के अंदर इससे इनपुट जाएंगे, मतलब 2 डलेगा जी एफ के अंदर, 2 डलने पे आंसर क्या आएगा वो बताना है, समझ गए ना। जी एफ के अंदर 3 जाएगा, 3 डलने पे आंसर क्या आएगा वो बताना है। आयुप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन कैसे करना है इसको मैं मिटा देता हूँ। कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको बोलना है मैं निकाल रहा हूँ GF(2). GF(2) का क्या मतलब है, ये जो मैंने आपको लिखवाया था, ये GF लिखा था ना, कहाँ लिखा था, GF कहाँ लिखा मैंने, ये जो लिखा जैसे मैंने GF लिखा, GF को GF(f(x) भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे f को fx लिख देते हैं ना, fx लिखते हैं, वैसे GF(f(x) लिखते हैं, ठीक है ना। जब fx लिखते हैं तो x की जगह पे हम इनपुट डालते हैं और देखते हैं फिर आंसर क्या आता है, ठीक है ना। x की जगह पे 1 डालते हैं, करते हैं ना F1, और आंसर निकालते हैं तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं और फिर आंसर आ गया जैसे 10। ऐसे GF में हम इनपुट डालेंगे तो मैं डालूंगा GF(2), समझ गए ना। GF के अंदर इस सेट से इनपुट डालेंगे तो इस सेट से 2 डालेगा तो GF(2) लिखूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 12th क्लास के बच्चों इतना तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब GF(2) का आंसर जब मैं निकालूंगा तो मैं G(f(2) निकालूंगा, पहले GF(2) निकालूंगा, समझ गए ना। जो G होता है उसके अंदर fx चले आता है, तो G के अंदर वो F2 चले जाएगा, समझ गए ना, ऐसे करना है। F2 जब मैं निकालूंगा तो F2 मतलब ये, मतलब F में 2 डालने पे क्या आंसर आता है वो पता करूंगा, ठीक है ना। वो आ गया 3।
तो मेरा आ गया G3, समझ गए। और फिर मैं आंसर दूंगा G3 पे क्या आता है, तो G3 डालने पे 7 आता है, तो आंसर आ गया 7। GF2 का आंसर मैंने निकाला 7। GF2 का आंसर 7 आने का क्या मतलब है, जो मेरा GF फंक्शन है, जो मेरा GF फंक्शन है वो यहाँ से जब 2 लेगा तो वहाँ पे 7 देगा। ऐसे हम आंसर निकाल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन वो आंसर निकालने के लिए पहले मैं 2 को F के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है ना। 2 को F के अंदर डाला, ठीक है। 2 को F के अंदर डालने पे आंसर आया 3, और वो जो 3 आया फिर उस 3 को मैंने G के अंदर डाला, ठीक है ना, G3, तो आंसर मेरा 7 आया। समझ गए ना, ऐसे करके मैंने आंसर निकाला, और मैं कह रहा हूँ GF के अंदर 2 डालने पे 7 मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं दूसरे आंसर निकालूंगा, GF ऑफ 3 निकालूंगा, समझ गए ना। आपको GF ऑफ 3 निकालना है, फिर GF ऑफ 4 निकालना है, फिर GF ऑफ 5 निकालना है, ठीक है ना। GF ऑफ 3, GF ऑफ 4, ठीक है ना, और GF ऑफ 5 निकालना है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 15, ये फंक्शन वाला नहीं है, इसमें फंक्शन नहीं बता रखे, अगर फंक्शन बता रखे हो ना, अगर आपको फंक्शन बता रखे हो तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल के फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। ये जो फाइनल आंसर मिल जाता है ये सीधा यहां से आंसर देता है। अगर फंक्शन बता रखे हो ना, एफ क्या फंक्शन है, जी क्या फंक्शन है, तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल के आंसर निकाल लेते हैं, और ये वाला जो आंसर होता है ये सीधा ए से सी पे आंसर दे देता है। लेकिन अभी हमारे को फंक्शन नहीं बता रखे, एफ है क्या, जी है क्या, वो नहीं बता रखा, आंसर्स बता रखे हैं उसके, तो हम आंसर से ही कैलकुलेशंस कर रहे हैं, समझ गए ना। आगे आएगा एग्जाम्पल नंबर 16, उसके अंदर वो फंक्शन बताएगा, तो मैं फंक्शन वाला कराऊंगा, पहले इसको खत्म करो, ठीक है ना। आप बोलोगे इसके अंदर जब जी के अंदर मैं F3 डालूंगा, समझ गए ना, तो आंसर क्या आएगा, हम बोलेंगे F3 क्या आ रहा है, F3 पे आता है 4, ठीक है ना, तो आप 4 दोगे यहाँ पे आंसर, ठीक है ना, G4, ठीक है ना। और फिर G4 पे क्या आता है, G4 पे आएगा 7, समझ गए ना। जो GF मेरा फंक्शन है उसमें 2 डालने पे 7 आ रहा है और 3 डालने पे 7 आ रहा है, समझ गए ना। ऐसे करके आपको ये 2 आंसर्स भी निकाल लेना, खुद से निकाल लेना, बहुत आसान कर लोगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 16 के बारे में अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि फाइंड GF एंड FOG इफ F एक फंक्शन दे रखा है जो R से R बना रखा है, और G एक फंक्शन दे रखा है वो भी R से R बना रखा है, ठीक है ना। F फंक्शन आपको बता रखा है, फंक्शन है fx इक्वल टू cos x। ये प्रॉपर फंक्शन है, मतलब ये प्रॉपर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है ना। प्रॉपर कंपोजिट फंक्शन के जो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं ये वैसा क्वेश्चन है कि एफ फंक्शन बता रखा है, जी फंक्शन बता रखा है, ठीक है ना। और आपको दोनों फंक्शन को कंपोज करना, ये प्रॉपर कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जी एक्स आपको फंक्शन बता रखा है, जी एक्स क्या रखा है, जी एक्स आपका 3x², ठीक है ना। कह रहा है कि मेरे को भाई क्या बोलते हैं, GF निकाल के दिखाओ। GF और FOG दोनों मांग रहा है, पहले GF के बारे में बात करते हैं। GF करने के लिए G के अंदर FX डाल देंगे, ठीक है ना। G के अंदर FX डालेंगे तो G के अंदर क्या बोलते हैं, G के अंदर FX डालने का मतलब समझ गए ना, ये जो FX फंक्शन है इसको G के अंदर जहां जहां पे X है वहां पे डाल देना, ठीक है ना। सॉरी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर, समझ गए ना। जहां जहां पे x है वहां वहां पे ये चलेगा, तो वहां पे x था तो वहां पे cos x चले गया, और x का स्क्वायर था तो cos x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं 3 cos स्क्वायर x, मतलब समझ गए ना। ऊपर जो स्क्वायर होता है इसको ऐसे लिख देते हैं, समझ गए ना, तो वो मैंने करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि FOG भी निकालने को कह रहा है। मैथ की जो बुक्स है NCERT वगैरह वो रियल लाइफ के एग्जांपल नहीं लेती, ठीक है ना। वो ऐसी फंक्शन दे देती है, उसको कंपोज करने को कहती है, ठीक है ना। आप उसको रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करना है तो कर सकते हो, बट मोटा मोटा मैथमेटिक्स करो, ठीक है ना। सेकंड वो आपको FOG करने को कह रहा है। FOG करने के लिए हम बोलेंगे F के अंदर GX डाल दूंगा, ठीक है ना। और F के अंदर GX डालने का मतलब है ये जो G फंक्शन है इसको X की जगह पे जहां जहां पे X है F के अंदर वहां डाल देना, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका cos 3x²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा FOG करके ये आंसर आया, GF करके ये आंसर आया, ठीक है ना। आगे जाके वो कह रहा था कि शो दैट GF इज नॉट इक्वल टू FOG। वो कह रहा है साबित करो कि GF जो है, टू प्रूफ, ये साबित करना है कि हमारा जो GF है वो FOG के बराबर नहीं है। GF और FOG ये दोनों के दोनों फंक्शंस है। फंक्शन कब बराबर नहीं होते, कब ऐसा होता है फंक्शन बराबर नहीं होते, अगर हमारे जो फंक्शन है वो सेम इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। अगर मेरे पास 2 फंक्शन है, एक F फंक्शन है और एक G फंक्शन है, ठीक है ना, वो सेम इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। जैसे F के अंदर मैंने 1 डाला मेरे को 2 मिला, 2 डाला मेरे को 4 मिला। G के अंदर जब मैंने 1 डाला मेरे को मान लो 5 मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अलग इनपुट पे उसने अलग आउटपुट दिया, मतलब सेम इनपुट पे अलग आउटपुट दिया। F फंक्शन 1 पे 2 दे रहा है, वो 1 पे 5 दे रहा है। अगर ऐसा कर रहा है फंक्शन तो हम कहते हैं फंक्शन बराबर नहीं है।
वो अलग फंक्शन है। फंक्शन एक मशीन है जो इनपुट पे आउटपुट आउटपुट देती है, ठीक है ना। अगर मेरी दो मशीनें हैं और वो सेम इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दे रही है तो मतलब वो अलग मशीन है, वो अलग फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो सेम ही आउटपुट दे, तो जी भी 1 डालने पे 2 दे रहा है और 2 डालने पे 4 दे रहा है। अगर मान लो मेरा जी फंक्शन एफ का जैसा ही बिहेव कर रहा है, एफ के अंदर 1 डालने पे 2 आ रहा है, 2 डालने पे 4 आ रहा है, जी के अंदर भी 1 डालने पे 2 आ रहा है, 2 डालने पे 4 आ रहा है, तो हम कहते हैं एफ और जी बराबर है। एक फंक्शन एक मशीन है जो कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट देगा। अगर मेरे पास दो मशीन है, वो सेम सेम काम कर रही है, वो सेम इनपुट लेने पे सेम आउटपुट दे रही है, तो मैं दोनों मशीन को बराबर बोलूंगा, दोनों फंक्शन को बराबर बोलूंगा। फंक्शन को कब कब कहना है फंक्शन बराबर नहीं है? जब वो सेम इनपुट पे अलग आउटपुट दे। जैसे 1 पे 2 दे रहा है तो वो 1 डालने पे जैसे 5 दे रहा है, अलग आंसर दे रहा है। अब ये जो दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन अगर सेम इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दे दे तो मैं कह दूंगा ये फंक्शन बराबर नहीं है। लेकिन अगर ये फंक्शन ऐसा कर दे, ये सेम सेम इनपुट पे सेम आउटपुट दे दे, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन बराबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये जो एग्जांपल है ये सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक इनपुट डाल देना है। एक इनपुट डाल दो, जैसे 0 डाल दो, ठीक है ना। 0 अगर मैं डालता हूँ तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और 3 cos स्क्वायर एक्स जब आएगा, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 0 डालोगे तो cos 0 का आंसर आएगा 1, ठीक है ना। cos 0 का आंसर 1 आएगा और फिर 1 का स्क्वायर होगा। ये जो स्क्वायर है, ये कंप्लीट पे होता है, ये पूरे ऊपर होता है स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऊपर होता है, लिखते हैं यहाँ पे बट ऊपर होता है। तो पहले मेरे को cos 0 निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 3, 1 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एफ और जी के अंदर जब मैं 0 डालूंगा तो 0 डालने पे क्या आंसर आएगा, cos 3 0 का स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर मतलब 0 और 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो cos 0। और cos 0 का आंसर बेसिकली आ गया 1, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इस वाले फंक्शन के अंदर मैं 0 डाल रहा हूँ इनपुट में और आउटपुट में 3 निकल रहा है। इस वाले फंक्शन में मैं 0 डाल रहा हूँ 1 निकल रहा है, समझ गए ना। इस वाले फंक्शन के अंदर मैं जी एफ के अंदर जब मैं 0 डाल रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ तो मेरे को आंसर मिल रहा है 3। लेकिन इस वाले फंक्शन के अंदर ये जो एफ ओ जी है, इसके अंदर जब मैं क्या बोलते हैं 3 डाल रहा हूँ, सॉरी 0 डाल रहा हूँ, तो मेरे को 1 मिल रहा है, समझ गए ना। सेम इनपुट पे 0 पे वो 3 दे रहा है और वो 0 पे 1 दे रहा है, मतलब ये अलग अलग फंक्शन है, ये अलग अलग है, समझ गए ना। हम ये देख के, ये ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि जो एफ ओ जी है वो जी एफ के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ, लिख दो। जी एफ इज इक्वल टू एफ ओ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, कैसे भी लिख दो, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कब ये कहना होता है फंक्शन बराबर नहीं है, ठीक है ना। आई होप आपको कंपोजिट फंक्शन का थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब कंपोजिट फंक्शन के 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 16, 2 ही एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। बाकी जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर है, एक्सरसाइज 1.3 है ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है ना, तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर आपको एक्सेस 1.3 देखने को मिलेगी। एक्सेस 1.3 के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कंपोजिट फंक्शन के ऊपर है, ठीक है ना। मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं इससे आपको एक्सेस 1.3 सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो, ओल्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ क्लास 12 के मैथमेटिक्स का, और उसके अंदर से आप एक्सेस 1.3 कर सकते हो। उसके अंदर से कंपोजिट फंक्शन के और क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन के और इनवर्स फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स फंक्शन के भी क्वेश्चन है एक्सेस 1.3 के अंदर। कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन इन 2 टॉपिक के क्वेश्चन एक्सेस 1.3 के अंदर है ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर। अगर आपको एक्सरसाइज की मतलब अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है इनवर्स और कंपोजिट फंक्शन के, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड करके एक्सेस 1.3 को कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए जो आगे के टॉपिक इनवर्स फंक्शन वगैरह उनको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पढ़ा लेने के बाद फंक्शन के सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.3 भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले अभी तो फिलहाल के लिए हम इनवर्स फंक्शन का टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का सिंपल भाषा में मतलब है अपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। इमेजिन करो जैसे ये कार है, ठीक है ना। ये कार है, इसका मेरे पास डिस्टेंस टाइम फंक्शन है y इक्वल टू 10x, इस कार का डिस्टेंस टाइम फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं टाइम को इनपुट की तरह डाल सकता हूँ, ये इस फंक्शन के अंदर मैं टाइम को इनपुट की तरह डाल सकता हूँ और डिस्टेंस मुझे आउटपुट की तरह निकल के आएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन का उल्टा फंक्शन बनाते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो डिस्टेंस तो इनपुट की तरह ले और टाइम आउटपुट की तरह थे, एक ऐसा फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है ना। वो फंक्शन बनाना मुश्किल नहीं होता। ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन से उल्टा फंक्शन अपोजिट फंक्शन बन जाता है। इस फंक्शन को लिखो y इक्वल टू 10x
और इसके अंदर एक्स का आंसर निकाल लो, एक्स का आंसर आ जाएगा आपका 1/10y। ये जो फंक्शन आ गया ये हमारा अपोजिट फंक्शन है, इसको हम अपोजिट फंक्शन कहते हैं, इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मैं फंक्शन निकाला हूँ x इक्वल टू 1/10y, इसको हम कह देते हैं ये अपोजिट फंक्शन है। इस वाले फंक्शन के अंदर x इनपुट की तरह डल रहा था, x जो टाइम है वो इनपुट की तरह डल रहा था, और y जो डिस्टेंस है वो आउटपुट की तरह निकल रहा था, ठीक है ना। इस वाले फंक्शन के अंदर y जो डिस्टेंस है वो इनपुट की तरह डलेगा, और कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगा, वो होने के बाद x का आंसर आएगा, x जो कि टाइम है, तो टाइम आउटपुट में आएगा। समझ में आ रहा है। इस वाले फंक्शन के अंदर टाइम इनपुट डल के डिस्टेंस निकल रहा है, इस वाले फंक्शन के अंदर डिस्टेंस इनपुट डल के टाइम आउटपुट निकल रहा है, ठीक है ना। एक बात को ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखना, कभी कभार क्या करते हैं, कभी कभार फंक्शन को y से रिप्रेजेंट ना करके उसको fx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फंक्शन को fx इक्वल टू 10x ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, fx इक्वल टू 10x, fx इक्वल टू 10x ऐसे लिख देंगे फंक्शन को, ठीक है ना। अब अगर मेरा फंक्शन fx इक्वल टू 10x लिखा हुआ है, तो उसका जो उल्टा फंक्शन है, इस फंक्शन का जो उल्टा फंक्शन है, उसको कैसे लिखना है, उसको ऐसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे f के ऊपर -1। ये -1 लगाने का मतलब है इनवर्स, ये -1 इनवर्स के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन को, जो फंक्शन मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, उसको अगर मैं f से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसके उल्टे फंक्शन को जो मैं निकालूंगा उल्टा फंक्शन, उसको मैं f के ऊपर -1 लगा के रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट में ऐसे लिख दूंगा y। ये y लिखने का मतलब है फंक्शन y में बना हुआ है, यहाँ पे फंक्शन x में बना हुआ है तो ब्रैकेट में x लिखते हैं, यहाँ फंक्शन y में बना है तो ब्रैकेट में y लिखते हैं। समझ में आ रहा है। फंक्शन fx लिखा होता है कभी कभार, तो हम उसके अपोजिट फंक्शन को, इनवर्स फंक्शन को f इनवर्स y ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है ना। हमने इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इस फंक्शन को हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके उल्टे फंक्शन को f के ऊपर -1 लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक दो एग्जांपल देने का कोशिश करता हूँ आपको अपनी तरफ से सिंपल करके। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि है से y इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाय x+3, ये फंक्शन है। मैं आपको कह रहा हूँ इस फंक्शन का अपोजिट फंक्शन निकालो, इनवर्स फंक्शन निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, y नहीं दे रहा, मैं आपको जानबूझ के जैसे fx ही देता हूँ, किताब में fx ही देगा तो आप ऐसे ही समझना, ऐसे देगा, ठीक है ना। मैं आपको फंक्शन दे रहा हूँ fx इक्वल टू x+1 डिवाइड बाय x+3, और आपको कह रहा हूँ इस फंक्शन का मेरे को इनवर्स फंक्शन निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। आप इनवर्स कैसे निकालोगे, इनवर्स निकालने के लिए पहले फंक्शन को y पुट करना। फंक्शन अगर y ना दे रखा हो तो भी फंक्शन को y पुट कर देना, ठीक है ना। y इक्वल टू x+1 बटे में x+3, ठीक है ना। उसके बाद x का आंसर निकालने का कोशिश करना है। x का आंसर निकालने के लिए मैं इसको पहले वहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका y x प्लस में 3y, समझ गए ना, ऑल इक्वल टू x+1 आ जाएगा। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं x को इधर उधर ले जाता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 3y-1 ऑल इक्वल टू x माइनस में yx, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ से x कॉमन ले लूंगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में y, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा 3y-1 बटे में 1 माइनस में y ऑल इक्वल टू x। और ये जो आपका आ गया ये इनवर्स फंक्शन आ गया, ये इनवर्स फंक्शन आ गया, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, f इनवर्स y। आपका ओरिजिनल फंक्शन ऐसे दे रखा था, तो उसके उल्टे फंक्शन को f इनवर्स y ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बोल सकते हो आंसर आया मेरा 3y-1 बटे में 1 माइनस में y। समझ गए ना, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन था और ये मैंने इनवर्स फंक्शन निकाला, ठीक है ना। ये फंक्शन इसका उल्टा फंक्शन है, तो ये फंक्शन इसका उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करेगा मतलब, जैसे ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू x+1 बटे में x+3, इस फंक्शन के अंदर आप 1 डालो, इस फंक्शन में 1 डालो, देखो क्या आंसर आता है। 1 डालो, 1 डालने पे आंसर आएगा x+1, सॉरी 1+1 डिवाइड बाय 1+3, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 2+4 दैट्स इक्वल्स टू 1/2। समझ गए। अब आप इस वाले फंक्शन के अंदर आप 1/2 डालोगे तो पता है ये 1 देगा। ये वाला फंक्शन अगर 1 डालने पे 1/2 दे रहा है, ये फंक्शन इसका उल्टा काम करेगा, इसका उल्टा काम करेगा। ये वाला फंक्शन 1/2 डालने पे 1 देगा, अपोजिट फंक्शन है। समझ में आ गया ना। करो एफ इनवर्स। वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता है बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, गर्मी बहुत हो रखी है। मैं जिस रूम में बैठ के काम कर रहा हूँ, रूम बहुत गर्म हो रखा है, मेरे लिए वीडियो बनाने बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा पसीना इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आपको बता नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अब इसमें मैं कह रहा हूँ आप हाफ डालो, हाफ डालोगे तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 3 हाफ माइनस 1 होल थिंग डिवाइड बाय 1 माइनस में हाफ, ठीक है ना। पूरा आंसर कितना है, पूरा आंसर आएगा आपका 3/2 माइनस 1 होल थिंग डिवाइड बाय 1 बाय ये
दैट्स इक्वल्स टू 3/1 तो 2 माइनस का तो 1/2 आ जाएगा ऊपर तो, ठीक है ना, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा और आंसर आपका 1 आ जाएगा। समझ गए ना? ये फंक्शन इसका उल्टा फंक्शन है, इसलिए अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है ना? समझ गए ना? उल्टा फंक्शन जैसे ये फंक्शन इसका उल्टा फंक्शन ये है, टाइम देने पे डिस्टेंस देता है, वो डिस्टेंस लेने पे टाइम देगा। नंबर में हम ऐसे बोल रहे हैं, नंबर में हम कह रहे हैं वो 1 लेने पे हाफ दे रहा है, तो वो हाफ लेने पे 1 देगा। आई होप आपको इनवर्स फंक्शन का टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? किताब के अंदर अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, किताब के अंदर एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 17, जो इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड है, और वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल क्यों नहीं है? क्योंकि वो एग्जाम्पल करने के लिए आपको पहले 1 1 ऑन 2 भी पढ़ना पड़ेगा। 1 1 ऑन 2 ये दो टाइप के और फंक्शन है, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको वो एग्जाम्पल समझा पाऊंगा, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक सिंपल एग्जाम्पल करवा दिया आपको इनवर्स फंक्शन समझाने के लिए, ठीक है ना? अब 1 1 ऑन 2 को पहले पढ़ते हैं, चलो 1 1 ऑन 2 पढ़ते हैं और बच्चों कुछ एग्जाम्पल खत्म करते हैं, ठीक है? 1 1 फंक्शन क्या होता है पहले इसको समझो। मैंने आपको बताया था रिलेशन के अंदर एक इनपुट पे एक आउटपुट हो सकता है, एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं, ठीक है ना? फंक्शन के अंदर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। फंक्शन के अंदर एक इनपुट पे एक आउटपुट हो सकता है, या एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट भी हो सकता है, फंक्शन में ये भी अलाउड है। एक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट आए, ये भी अलाउड होता है, ठीक है ना? जैसे ये वाला फंक्शन है y=x², इसके अंदर आप 2 डालोगे और -2 डालोगे। y=x² में जब आप x की जगह पे x इनपुट के लिए होता है, ठीक है ना? x इनपुट के लिए होता है, x की जगह पे जब आप 2 और -2 डालोगे, दोनों पे आंसर क्या आएगा? y का आंसर, आउटपुट का आंसर क्या आएगा? y का आंसर 4 आएगा। 2 और -2 दोनों डालने पे 4 आएगा y=x² के अंदर। समझ में आ रहा है? फंक्शन के अंदर एक इनपुट पे एक आउटपुट हो सकता है, या एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट भी हो सकता है। फंक्शन में ये चीज अलाउड है, ठीक है ना? बस ये अलाउड नहीं है फंक्शन के अंदर एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट। अगर एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं, फिर वो रिलेशन होता है, फिर वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना? फंक्शन के अंदर एक इनपुट पे एक आउटपुट अलाउड है, ये एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट अलाउड है, ठीक है ना? अब इसी से कनेक्टेड है आपका 1 1 फंक्शन का टॉपिक। 1 1 फंक्शन के अंदर हम कहते हैं 1 1 फंक्शन के अंदर हम कहते हैं, अगर हमारा फंक्शन ऐसा है जो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट दे रहा है, तो वो फंक्शन कहलाता है हमारा 1 1 फंक्शन। 1 इनपुट पे 1 ही आउटपुट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। समझ गए? और अगर ऐसा है, मान लो मेरा एक फंक्शन है, वो एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट दे रहा है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं मैनी इनपुट्स पे। एक होता है 1 1 फंक्शन जिसके अंदर एक इनपुट पे एक आउटपुट आता है, एक होता है मैनी 1 फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट आते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं बात करूं y=10x के बारे में, ये मेरा फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप कह सकते हो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा। y=10x के अंदर अगर मैं 2 डालता हूं, 2 डालने पे क्या आएगा? 20 आएगा। हम बोलेंगे हाँ, यही 20 कोई और इनपुट डाल के आ सकता है। इस फंक्शन में मैंने 2 इनपुट डाला, x की जगह पे 2 डाला, 2 इनपुट डाला, ठीक है ना? आंसर मेरा आया 20, y का आंसर आया 20, ठीक है ना? क्या 20 कोई और इनपुट डालने पे आ सकता है? 2 के अलावा कोई और इनपुट डालू और 20 आ जाए? हम बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले फंक्शन के अंदर 20 बस 2 डालने पे आएगा, इस वाले फंक्शन के अंदर 20 बस 2 डालने पे आएगा। समझ गए ना? ऐसे ही 10 के बारे में बात करूं, इस फंक्शन में 10 कब आएगा? बस 1 डालने पे। 1 के अलावा कोई और नंबर डाल के 10 आ ही नहीं सकता। ये जो फंक्शन है, ये एक आउटपुट एक ही इनपुट पे दे रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा फंक्शन जो एक सॉरी ऐसा सॉरी एक ऐसा फंक्शन जो एक आउटपुट एक इनपुट पे दे रहा है, वो एक 1 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, जैसे y=x² ही ले लो। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 4 कब देगा? ये 2 डालने पे और -2 डालने पे, दोनों पे 4 देगा। समझ में आ रहा है? ये जो फंक्शन है, ये एक आउटपुट एक से ज्यादा इनपुट पे देता है, तो ये फंक्शन एक मैनी 1 फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन एक आउटपुट एक ही इनपुट पे देता है। ये 10 कब देगा? बस 1 डालने पे। 1 के अलावा कोई और नंबर डाल के इस फंक्शन से आप 10 हासिल ही नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन एक आउटपुट एक इनपुट पे दे रहा है, ये 1 1 फंक्शन है। ये फंक्शन एक आउटपुट एक से ज्यादा इनपुट पे दे रहा है, तो ये जो फंक्शन है, ये एक मैनी 1 फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा इतना ही टॉपिक है 1 1 फंक्शन का टॉपिक, ठीक है ना? 1 1 के अंदर 2 आते हैं, 1 1 और मैनी 1। 1 1 मैनी 1 दोनों समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन को समझने के लिए आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझना पड़ेगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इमेजिन करो मैं क्या फंक्शन बना रहा हूं 1 2 3 सेट से 10 20 30 40 सेट के ऊपर। फंक्शन है मेरा f(x)=10x। फंक्शन इस सेट से इस सेट पे बना है, मतलब ये जो है ये इनपुट का सेट है, ये आउटपुट का सेट है। इस फंक्शन का f(x)=10x का ये इनपुट का सेट है, आउटपुट का सेट है, ठीक है ना? इनपुट का सेट है 1 2 3 का सेट, तो 1 2 3 डलेंगे इसके अंदर। जो इनपुट का सेट होता है ना फंक्शन का, जो फंक्शन का इनपुट का सेट होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो ही डालने होते हैं फंक्शन के अंदर।
फंक्शन का जो भी इनपुट का सेट है, इनपुट के सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ही फंक्शन के अंदर डालने होते हैं, ठीक है ना। और ये है फंक्शन का आउटपुट का सेट। फंक्शन के जो आउटपुट निकलते हैं वो इसी सेट के अंदर निकलते हैं, ठीक है ना। इस वाले फंक्शन के अंदर जैसे मैं 1 डाल सकता हूँ, 1 डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। ये आ गया आंसर, समझ गए ना। इस फंक्शन में मैं 2 डालूंगा, इनपुट वाले सेट से 2 डालूंगा तो आउटपुट वाले सेट के अंदर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। इनपुट वाले सेट से 3 डालूंगा, आउटपुट वाले सेट के अंदर 30 आ जाएगा, ठीक है ना। इनपुट वाले सेट को हम कहते हैं डोमेन। जो फंक्शन का इनपुट वाला सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। जो आउटपुट वाला सेट होता है उसे कोडोमेन कहते हैं। जिस सेट से फंक्शन के अंदर इनपुट डलते हैं वो डोमेन कहलाता है, जिस सेट के अंदर फंक्शन के आउटपुट निकलता है वो कोडोमेन कहलाता है, ठीक है ना। रेंज क्या होता है? रेंज होता है फंक्शन क्या क्या नंबर निकाल के दे रहा है। फंक्शन में क्या क्या नंबर डलेंगे, 1 डलेगा, 2 डलेगा, 3 डलेगा, ठीक है ना। ये नंबर डालने के बाद फंक्शन ने क्या क्या निकाल के दिया उसका सेट रेंज कहलाता है। फंक्शन में 1 2 3 डालोगे तो 10 20 30 ये 3 नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो 10 20 और 30 इन 3 नंबर का जो सेट है रेंज कहलाएगा। समझ में आ रहा है? फंक्शन का जो इनपुट का सेट होता है जिससे इनपुट डलता है फंक्शन के अंदर वो डोमेन। फंक्शन का जो आउटपुट का सेट होता है जिसमें आउटपुट निकलते हैं वो कोडोमेन, ठीक है ना। अब कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट है जरूरी नहीं है फंक्शन सारे निकाल के दे। जैसे 40 कोडोमेन के अंदर है बट फंक्शन निकाल के नहीं दे रहा, फंक्शन 10 20 और 30 निकाल के दे रहा है। फंक्शन जो नंबर निकाल के देता है उसका जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इनपुट का सेट डोमेन, आउटपुट का सेट कोडोमेन। आउटपुट के सेट में से क्या क्या निकाल के दिया फंक्शन ने उसका सेट रेंज कहलाता है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये 11th क्लास का टॉपिक है, रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऑन टू का जो टॉपिक है वो कोडोमेन से कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा। हम ऐसा कहते हैं अगर एक फंक्शन के अंदर उसका जो रेंज है वो उसके कोडोमेन के बराबर है। अगर एक फंक्शन है जिसका रेंज कोडोमेन के बराबर आ रहा है तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाता है। एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज कोडोमेन के बराबर आए उसको ऑन टू कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो हम कहते हैं फंक्शन ऑन टू नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं जो फंक्शन ले रहा था उसका कोडोमेन क्या था? उसका कोडोमेन था 10 20 30 और 40। जो मैंने फंक्शन लिया था fx इक्वल टू 10x जो मैंने फंक्शन ले रखा था तो उसका जो मेरा कोडोमेन का सेट था वो तो ये था। रेंज कितना आया था? रेंज आया था 10 20 30। तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? नहीं। 40 एक ऐसा एलिमेंट है जो कोडोमेन के अंदर है बट रेंज के अंदर नहीं है, तो जो कोडोमेन का सेट है वो रेंज के बराबर नहीं था। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन टू फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? जिसका कोडोमेन रेंज के बराबर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इमेजिन करो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो आर से आर बना रखा है और फंक्शन है मेरा, जैसे ले लो एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ले रखा है, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन है, फंक्शन आर से आर बनाए। ये आर बता रहा है डोमेन बता रहा है, डोमेन का सेट है, ठीक है ना। और ये कोडोमेन को बता रहा है। फंक्शन ऐसे बताया जाता है फंक्शन आर से आर बनाए। ये जो भी सेट आपको बताए जाते हैं ये डोमेन और कोडोमेन का सेट बताते हैं, ठीक है ना। इस फंक्शन का डोमेन का सेट है रियल नंबर मतलब सारे नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव के नंबर, नेगेटिव के नंबर, फ्रैक्शंस, रूट वाले सारे नंबर आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का जो डोमेन का सेट है वो रियल नंबर का सेट है। इस फंक्शन के अंदर सारे नंबर डालने हैं, ठीक है ना। और इस फंक्शन का जो आउटपुट का सेट है कोडोमेन का सेट है वो भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है ना। इस वाले फंक्शन के अंदर अगर आप सोचो, अगर आप सारे रियल नंबर डालो, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं। अगर आप इस फंक्शन के अंदर सारे रियल नंबर डालो, पॉजिटिव नेगेटिव के सारे नंबर डालो, ये फंक्शन निकाल के बस पॉजिटिव के नंबर देगा। ये आप सोच सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर आप कोई भी नंबर डालो, जैसे आप 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? 4। और आप नेगेटिव 2 डालोगे तो तब भी 4 ही आएगा। इस वाले फंक्शन के अंदर आप पॉजिटिव के नंबर डालोगे चाहे नेगेटिव के डालोगे, ये निकाल के पॉजिटिव के देगा। समझ गए? इसके इनपुट में आप इस फंक्शन के इनपुट में आप इसके डोमेन से पॉजिटिव नेगेटिव के सारे नंबर डालोगे, लेकिन ये निकाल के बस पॉजिटिव के नंबर देगा। तो इसका अगर आप रेंज पूछो तो रेंज क्या है इस फंक्शन का? रेंज आपको कहना है इस फंक्शन का जो रेंज है वो है आपका, इसको लिख ही देता हूँ ढंग से, रुको। इस फंक्शन का जो डोमेन आपसे कोई पूछे, क्या हो गया, इस फंक्शन का आपसे अगर कोई डोमेन पूछे तो डोमेन क्या कहना है? डोमेन क्या है इसका? इस फंक्शन का डोमेन है आपका आर, ठीक है ना। इस फंक्शन का कोडोमेन पूछे तो कोई क्या है? इस फंक्शन कोडोमेन भी है आर, ठीक है ना। लेकिन इसका कोई रेंज पूछे तो रेंज क्या है? आपको बोलना है इसका रेंज है आर प्लस मतलब पॉजिटिव के रियल नंबर। ये फंक्शन बस पॉजिटिव के रियल नंबर निकाल के देगा। इस फंक्शन का आप कह सकते हो जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप कह सकते हो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट
ऑन टू, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फंक्शन है मेरा, मान लो जैसे 10x, ये फंक्शन है मेरा। इस वाले फंक्शन के अंदर बताना, ये जो फंक्शन है इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव के नंबर डालोगे तो आंसर क्या आएंगे। हम बोलेंगे जैसे पॉजिटिव का 1 डालोगे तो पॉजिटिव का 10 आ जाएगा, समझ के ना। पॉजिटिव का 1 डालोगे पॉजिटिव का 10 आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 डालोगे पॉजिटिव का 20 आ जाएगा, नेगेटिव का 2 डालोगे तो नेगेटिव का 20 आ जाएगा। पॉजिटिव के नंबर डालोगे तो पॉजिटिव के आएंगे, नेगेटिव के डालोगे तो नेगेटिव के आएंगे। इस वाले फंक्शन के अंदर पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव का, नेगेटिव डालोगे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये सारे रियल नंबर निकाल के दे देगा। ये पॉजिटिव के रियल नंबर भी निकाल के दे देगा, नेगेटिव के रियल नंबर, सारे रियल नंबर निकाल के दे देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो फंक्शन है fx = 10x, ये सारे रियल नंबर निकाल के दे देगा। क्या क्या ये फंक्शन 1 निकाल के दे देगा। आप बोलोगे 1 निकालना है तो यहाँ से 1/10 डाल दो। 1/10 एक फ्रैक्शन है जो इस डोमेन के सेट के अंदर रियल नंबर के अंदर होगा, ठीक है ना। 1/10 में इस फंक्शन के अंदर डालूंगा तो ये फंक्शन 1 भी निकाल के दे देगा। मतलब मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये फंक्शन सारे रियल नंबर निकाल के दे देगा, ठीक है ना। अब ये फंक्शन सारे रियल नंबर निकाल के दे देगा, तो आप कह सकते हो ये जो फंक्शन है इसका जो डोमेन तो आ रहा है, ठीक है, कोडोमेन भी आ रहा है और रेंज भी आ रहा है। इसका जो रेंज है कोडोमेन के बराबर है, समझ गए ना, बराबर है। और हम कह सकते हैं f इज ऑन टू। समझ में आ रहा है। एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज कोडोमेन के बराबर हो वो एक ऑन टू फंक्शन कहलाता है, और एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो वो एक ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाता, उसको कहते हैं वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। अब आई होप आपको सारा ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या कर रखा है, एनसीईआरटी के अंदर पहले एक्सरसाइज 1.2 दे रखी है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की पहली एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है ना। 1.2 एक्सरसाइज के अंदर 1 और ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। और फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर से एक्सरसाइज 1.3 कर सकते हो, जिसके अंदर इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। पहले हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ये तो न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के अंदर दे रखी है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है ना। ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अगर आपका हेल्प हो रहा है वीडियो से तो औरों के साथ शेयर जरूर करना। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह सकते हो कि आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रहा है टॉपिक के अंदर तो औरों को भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। तो औरों की हेल्प करो। अगर आपका हेल्प हो रहा है वीडियो से तो औरों की भी हेल्प करो, उनके साथ वीडियो को शेयर करो। कोई भी आपका क्लासमेट है, ट्यूशन में कोई आपके साथ पढ़ता है, जहाँ पे से ये टॉपिक पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, ठीक है ना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज को क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।